वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी हुआ फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या बात करेंगे, टोटल आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। इसमें क्या पढ़ाने वाले हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी डिटेल्स, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करें, समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक में आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और ये कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान ट्रांसफार्मर टॉपिक का है, हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कितने लॉसेस होते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है ट्रांसफार्मर। तो पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, ट्रांसफार्मर होता क्या है, आखिर में इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई चीज़ ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, जो ऐसा यंत्र, ठीक है, ऐसा यंत्र जिसे दी गई फ्रिक्वेंसी और पावर में बदलाव किए बिना, यानी कि ऐसा युक्ति या ऐसी युक्ति जिसमें दी गई फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ और पावर में बदलाव किए बिना, पावर में अगर किसी ट्रांसफार्मर को हम फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज की दे रहे हैं और पावर हम अगर 100 वाट दे रहे हैं, तो वो आउटपुट में 100 वाट ही देगा। ठीक है, अब चेंज क्या करेगा इसके बारे में आपको बताते हैं कि बदलाव किए बिना वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर देता है, उस स्थिर यंत्र को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये वोल्टेज के अलावा करंट को भी कम ज़्यादा करता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी और पावर को कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं अभी समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के जरिए एक सर्किट की फ्रिक्वेंसी और पावर कायम रखकर दूसरे सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस ट्रांसफार्मर के जरिए क्या किया जाता है कि एक सर्किट की फ्रिक्वेंसी और पावर, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होगी और पावर होगी कायम रखकर दूसरे सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों होती है हमें, तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता देखिए इसलिए होती है क्योंकि देखिए हम आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सिंगल फेज सप्लाई से ज़्यादा फ़ायदे, ठीक है, जो सिंगल फेज सप्लाई हमारी आती हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदे हमारे 3 फेज सप्लाई में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, 3 फेज सप्लाई में होते हैं। इसलिए आजकल 3 फेज सप्लाई सिस्टम का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस सप्लाई सिस्टम को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए भारतीय मानक संस्था ने हर एक पड़ाव के लिए एक मानक वोल्टेज निश्चित किया है। यानी कि अगर हम जैसे कि कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन करके कहीं से हम लाइट को जनरेट कर, यानी जहाँ लाइट को उत्पन्न करते हैं वहाँ से एक निश्चित मानक वोल्टेज को लेकर के एक निश्चित मानक वोल्टेज तक बढ़ा करके उसको हम वितरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का सारा कार्य होता है। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ रही है तो वो ट्रांसफार्मर के द्वारा उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है मेरे प्यारे किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो ट्रांसफार्मर होता है यह हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेल्फ अथवा म्यूचुअल इंडक्शन तत्व के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक बाइंडिंग में हम चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कराते हैं, दूसरे बाइंडिंग में भी वो करंट फ्लो होने लगेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब देखिए मतलब जब किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरी कॉइल स्थिर रखी जाती है, तब वह बदलती चुंबकीय रेखाएं स्थिर रखी कॉइल के कंडक्टर की वजह से कट जाती हैं और इस वजह से फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तत्व के अनुसार स्थिर रखी कॉइल में ईएमएफ का निर्माण होता है। तो जैसे एक तरफ हम क्या करते हैं, फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तत्व के अनुसार जो अगर बल होता है ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कोर, यह अंग्रेजी के एक टाइप, यानी कि जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, यह अंग्रेजी की एल टाइप और ई टाइप और आई टाइप, यानी कि एल, ई और आई, ठीक है, टाइप अथवा आयताकृत आकार के स्टेपिंग्स से बना होता है। यह स्टेपिंग्स सिलिकॉन स्टील के 0.35 mm से 0.5 mm जितनी मोटी होती है। ठीक है, अब इस तरह की अनेकों स्टेपिंग्स आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड करके लैमिनेटेड कोर बनाया जाता है।
कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस कोर को बनाने के लिए किसका उपयोग, सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वह कम होता है। ठीक है, और कोई लेमिनेटेड बनाने से ईडी करंट लॉस कम होता है। ठीक है, लेमिनेटेड कोर बनाने से ईडी करंट लॉस कम होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती है कैसी होती हैं, अब इसके बारे में आपको हम बताएंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर आप लास्ट में छोड़ कर गए तो आपका ही नुकसान होगा, तो मेरा नुकसान तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम इसमें इनपुट देते हैं, हमें हाई वोल्टेज को लेना है। ठीक है, अगर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज को प्राप्त करना है तो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ क्या करते हैं, हम इस तरफ जो होता है वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा रखते हैं, इस तरफ वाइंडिंग की संख्या कम रखते हैं। यानी कि हमें अगर हाई वोल्टेज को पाना है तो अगर यहाँ पे लो वोल्टेज देते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलती है, हाई वोल्टेज मिलती है। ठीक है, अगर इस तरफ हम क्या कर दें, अधिक वाइंडिंग कर दें, अब इधर हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज प्राप्त करेंगे और इधर वाइंडिंग की संख्या कम कर देते हैं, टर्न की संख्या कम कर देते हैं, तो इधर लो वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर कोर से इंसुलेटेड करके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। जिसे वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए जिस वाइंडिंग से लोड के लिए सप्लाई लिया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। जहाँ से हम लोड को जोड़ने का कार्य करते हैं जिस वाइंडिंग से, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर की जो कार्य पद्धति होती है उसके बारे में बताते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। अब देखिए जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है, तो ट्रांसफार्मर की जब प्राइमरी वाइंडिंग में जब एसी सप्लाई दी जाती है तब प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके चारों ओर क्या होता है, बदलती चुंबकीय रेखाएं निर्माण होती हैं। क्या होती हैं, बदलती चुंबकीय रेखाओं का निर्माण होता है। अब देखिए चुंबकीय रेखाएं बदलती होने के कारण इस स्थिर कंडक्टर में स्थिति कंडक्टर से कट जाती हैं। अगर ये चुंबकीय रेखाएं बदलती रहती हैं तो स्थिर कंडक्टर है उससे क्या जाती है, कट जाती हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि और प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का निर्माण, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का निर्माण होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से एसी करंट का बहाव होता है। ठीक है, तो इस वजह से प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर बदलते फ्लक्स का निर्माण होता है। अब देखिए प्राइमरी फ्लक्स के कोर के माध्यम से बहकर सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचते हैं। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट या वोल्टेज आती है वो बह करके सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचते हैं। फ्लक्स और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न के बीच कटिंग एक्शन होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ निर्माण होता है। अब देखिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार निर्माण होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ वाइंडिंग के टर्न्स के सम अनुपात होता है। ठीक है, अब अनुपात में होता है, मतलब वाइंडिंग में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही कटिंग एक्शन ज़्यादा होकर ईएमएफ निर्माण होता है। अब देखिए जब सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है अगर इसको हम लोड से जोड़ते हैं तब सेकेंडरी का सर्किट पूरा होकर वाइंडिंग से करंट फ्लो होने लगता है और इस तरह लोड को इलेक्ट्रिक पावर प्रदान की जाती है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर हमारा कार्य करता है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं मेरे प्रेजेंट कितने होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज के आधार पर अगर हम देखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज को घटा दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।